ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम देखते हैं कि अक्सर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और शुरू से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं और बार बार पढ़ते हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार व कानूनी अधिकारों में क्या अंतर है, यह प्रावधान संविधान में कहाँ रखा गया है और मौलिक कहे जाने के पीछे क्या कारण है इन्हें, और मूल अधिकारों का वर्गीकरण यानी भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है और विदेशियों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, और आर्टिकल 12 व 13 इन दोनों पर यानी इन सब पर चर्चा करेंगे। एक राज्य के द्वारा वहाँ के नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ये न्याय योग्य है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। न्यायालय द्वारा उसकी रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों को समझने से पहले हमें कानूनी अधिकार व मौलिक अधिकारों में अंतर को भी समझना आवश्यक है। कानूनी अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होते हैं। मौलिक अधिकार भी कानून द्वारा संरक्षित और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन ये तो दोनों में समानता है, लेकिन जो अंतर है दोनों में वह यह है कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय और सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रवाई होती है। जैसा कि हमने देखा था कि मौलिक अधिकार के हनन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकारों में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अपील के माध्यम से हम जा सकते हैं। पहले हम निचली अदालत में जाएंगे, जबकि मौलिक अधिकारों में हम हनन हो जाता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और विशेष जो रिट हैं, विशिष्ट रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के द्वारा, जबकि अगर मौलिक अधिकारों में कोई भी बदलाव करना है तो वह संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के तहत। हमने मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिए हैं। जैसा कि हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि मौलिक अधिकार अमेरिका में निरपेक्ष है लेकिन भारत में सापेक्ष है, यानी भारत में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है समाज और राज्य के हित को देखते हुए। भारतीय संविधान के भाग 3 व आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 14 से 32 तक को ही मौलिक अधिकारों से संबंधित समझते हैं, लेकिन 12 से 35 में इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकारों को मौलिक कहे जाने के पीछे निम्नलिखित कारण है कि पहला कारण है कि मनुष्य के जीवन को अपने सर्वोत्तम रूप में पल्लवित होने के लिए अधिकार आवश्यक है। दूसरा, यह राष्ट्र के मूलभूत कानून, यानी मूलभूत कानून कौन सा माना जाता है? संविधान को, यानी ये संविधान में वर्णित है और कार्यपालिका भी इनको क्या नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। और मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो यह अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और तथा राज्य इनके क्रियान्वयन का वचन देता है, इसलिए हम इन्हें मौलिक कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है, 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना था तब भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन हमने देखा कि बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उससे हटा करके, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये जो मौलिक अधिकार है उनमें कौन से मौलिक अधिकार तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को भी है लेकिन साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। कई बार इस तरह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि पहला है जो आर्टिकल 15 में वर्णित है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यानी आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 यानी सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता, यह भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता, विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। एक 29 आर्टिकल 29 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। और 30 आर्टिकल 30 ये भी मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को नागरिकों को प्राप्त है, यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो हमने देखा कि आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 व 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी? तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का अंत, और जीवन का अधिकार यानी 21 आर्टिकल 21 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आर्टिकल 23, 24 और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 15, 16 25, 26, 27, 28 ये दोनों को ही प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। अब आज हम आर्टिकल 12 के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, तो पहले 12 पर ही चर्चा कर लेते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या रखा गया है, किसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। तो आर्टिकल 12 में एक तरह से राज्य की परिभाषा दी गई है और न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित प्राधिकरण आते हैं, यानी राज्य के का मतलब किससे है कि राज्य में क्या क्या आता है। तो राज्य में हमें ध्यान रखिएगा कि राज्य के अंदर संघ सरकार व राज्य सरकारों के विधायी व कार्यकारी अंग आते हैं। फिर जो स्थानीय निकाय है, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायतें हैं, न्यास इत्यादि जो भी संवैधानिक व संवैधानेतर निकाय जैसे वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग तो, और नीति आयोग एक संवैधानेतर निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बाद में एक ही जो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो संवैधानेतर भी आएंगे और संवैधानिक निकाय भी आएंगे। न्यायालय ने यह घोषित की है कि राज्य की तरफ से पूर्णतः या अंशतः आदेश की शक्ति रखने वाले सभी निकाय राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल, तो यह ध्यान रखिएगा अगर यह पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 12। फिर आर्टिकल 13 यानी विधि, मूल अधिकार और विधि, यानी विधि की परिभाषा जो दी गई है वो आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 13 में विधि शब्द की व्याख्या दी गई है, यदि राज्य या संघ द्वारा निर्मित कोई भी विधि, कोई भी कानून मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है तो वह विधि राज्य मतलब वह उस विधि को शून्य माना जाएगा। यानी ऐसा कोई भी
राज्य यानी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो अगर ऐसा किया जाता है तो उस कानून को ही अवैध घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो इस एक तरह से इसमें जो 13(3) यानी 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि में क्या क्या शामिल है, यानी विधि में अध्यादेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना, प्रथाएं और राज्य विधानसभा तथा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो हमने देखा कि इस जो आर्टिकल 13 में कहा गया कि संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकते हैं, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा ही वहाँ संशोधन कर सकते हैं, विधि के द्वारा नहीं, सामान्य विधि के द्वारा नहीं। लेकिन मौलिक अधिकारों के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो उसमें न तो विधि द्वारा और न ही संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उसे अवैध घोषित किया जाएगा। थैंक यू सो मच।